ये कहानी अर्जुन की है, एक सामान्य युवक जो एक ऐसी दुनिया में फंस गया जिसे न तो वह समझ सकता था और न ही कोई सामान्य इंसान कभी इसका सामना करता है। अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है, जहां उसका दुश्मन सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक अंधेरी दुनिया है, विलेन। वह था ताकेशी, डार्क वेब का किंग, जो एक क्लिक पर इंसानों की जिंदगी से खेलता था। लेकिन असली खतरनाक था उसका साथी एलेक्सी ड्रेगोविच, जो साइबर जीनियस था और डार्क नेट की पूरी दुनिया पर अपना कब्जा चाहता था। अर्जुन को जब इन दोनों की साजिश का पता चला तो उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, वह इस अंधेरे साम्राज्य को तोड़कर रहेगा। मैं योगेश कुमार आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी में जहां साइबर अपराध से जुड़ी दुनिया, डार्क वेब और इन सब के बीच एक साधारण इंसान के संघर्ष की सच्चाई सामने आएगी। आइए जानते हैं कि कैसे एक मामूली युवक ने दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को हराने की शुरुआत की और वह कौन सी घटनाएं थी जो एक सामान्य दुनिया से बाहर की थी। ये कहानी न केवल एक लड़ाई है बल्कि एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि डार्क वेब सिर्फ एक मिथक है। एक शांत गांव था जहां हर शाम सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप जाता था। अर्जुन बचपन से ही कंप्यूटर में कुछ नया करने की कोशिश करता था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे वह कोडिंग सीखता था। स्कूल में अर्जुन को सब साइबर बॉय कहते थे। उसे हैकिंग में रुचि थी लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन यूट्यूब पर उसे एक वीडियो मिला जिसमें लिखा था व्हाट इज द डार्क वेब। उत्सुकता में अर्जुन ने वीडियो खोला और पहली बार डार्क वेब का नाम सुना। वीडियो में बताया गया कि डार्क वेब वह जगह है जहां गुमनाम लोग रहते हैं, जहां अपराधी छुपते हैं, जहां असली दुनिया का काला सच दिखता है। अर्जुन हैरान था लेकिन डर नहीं रहा था बल्कि और जानना चाहता था। वीडियो में टॉर ब्राउजर का जिक्र था और अर्जुन ने उसे इंस्टॉल कर लिया। टॉर ब्राउजर से उसने कई हिडन साइट्स देखी जहां कुछ बेचने की बातें हो रही थी, कहीं हथियार बिक रहे थे तो कहीं नकली पहचान पत्र। फिर उसने एक लिंक देखा जिस पर लिखा था रेड रूम एक्सेस। जैसे ही उसने क्लिक किया ब्राउजर बंद हो गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। दूसरे दिन उसके लैपटॉप में एक अननोन फोल्डर था। उस फोल्डर में एक वीडियो फाइल थी जिसका नाम था watch_me। अर्जुन ने डरते डरते वीडियो खोला। स्क्रीन पर एक लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था और उसके पास एक आदमी चिल्ला रहा था। अर्जुन चीख पड़ा और तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उसने अपने दोस्त रवि को बुलाया जो एथिकल हैकर बनने की तैयारी कर रहा था। रवि ने कहा, तुझे ये सब नहीं देखना चाहिए भाई, ये डार्क वेब की असली सजा है। अर्जुन ने कहा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे जानना है कि ये कौन लोग हैं। अर्जुन ने अगली रात फिर टॉर खोला और उसी लिंक को ट्रेस करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे एक हिडन फोरम तक पहुंचा जहां रेड रूम की चर्चा होती थी। वहां लोग बिटकॉइन में बोली लगा रहे थे जैसे कोई खतरनाक नीलामी हो रही हो। उसने देखा एक चैट में लिखा था नेक्स्ट लाइव सेशन इन 2 आवर्स। वह भागा, अपने कमरे में आया और लैपटॉप लॉक किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था लेकिन क्यूरियोसिटी हावी थी। 2 घंटे बाद उसने फिर लॉग इन किया। स्क्रीन पर लिखा था शो बिगिंस इन 3, 2, 1। अब जो दिखा वह इंसानियत को झकझोर देने वाला था। एक छोटे बच्चे को कमरे में बंद किया गया था और लोग लाइव कमेंट कर रहे थे। किसी ने लिखा हिट हिम अगेन, किसी ने लिखा मेक हिम स्क्रीम। अर्जुन कांप रहा था लेकिन वीडियो बंद नहीं कर पा रहा था। तभी स्क्रीन ब्लैक हुई और एक टेक्स्ट आया, वी सॉ यू अर्जुन, वेलकम। अर्जुन चौंक गया, उसने तो अपना नाम कहीं नहीं लिखा था। तभी फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। रात भर अर्जुन को नींद नहीं आई, उसकी आंखों के सामने वह बच्चा था। अगली सुबह उसके पापा ने कहा, बेटा आजकल तू परेशान दिखता है, सब ठीक है? अर्जुन ने कहा, हाँ पापा, बस थोड़ी पढ़ाई की टेंशन है। लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बिखर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब खत्म कैसे होगा। अर्जुन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर वक्त उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। माँ जब खाना लेकर आती तो उसकी आंखों में डर साफ नजर आता। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया, लैपटॉप छुपा दिया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। तीसरे दिन उसके मेल में एक अजीब ईमेल आया। सब्जेक्ट में लिखा था वेलकम टू लेवल 2। मेल में एक वीडियो लिंक था और लिखा था डोंट इग्नोर अस अर्जुन। उसने डरते डरते लिंक पर क्लिक किया लेकिन यह वीडियो नहीं खुला। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक इमेज आई जिसमें उसका खुद का फोटो था। वही कपड़े, वही कमरा, वही टाइम। अर्जुन की सांसें रुकने लगी कि ये फोटो आखिर किसने। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह डार्क वेब के शिकंजे में आ गया है। अर्जुन ने तुरंत अपने दोस्त रवि को कॉल किया। रवि ने आते ही अर्जुन से पूछा, सच सच बता, ये सब कब से चल रहा है? अर्जुन ने पूरी बात बताई, वीडियो, रेड रूम, फोटो और ईमेल सब। रवि गहराई से सोचने लगा, फिर बोला, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया, कहा ये लोग बहुत खतरनाक है, तू नहीं जानता इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। रवि ने कहा, ठीक है, फिर हमें खुद ही सबूत इकट्ठा करने होंगे।
हम उनके सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं और आईपी ट्रेस करते हैं। दोनों ने एक प्लान बनाया, अर्जुन वही ईमेल खोलेगा और रवि ट्रेस करेगा। उस रात जब अर्जुन ने लिंक खोला तो स्क्रीन पर लाइव वीडियो चलने लगा। इस बार वह बच्चा नहीं था बल्कि एक लड़की थी जो चिल्ला रही थी बचाओ। नीचे स्क्रीन पर लिखा था व्यूअर नंबर 98 अर्जुन फ्रॉम इंडिया। रवि ने कहा ये तो तुझे ट्रैक कर चुके हैं, तुझे खुद सामने लाया जा रहा है। अर्जुन डर गया लेकिन बोला मुझे इससे बाहर निकलना है, मैं हार नहीं मानूंगा। रवि ने टॉर का डेटा एक्सेस किया और कुछ हिडन कोड्स को डिकोड करने लगा। एक कोड में लिखा था इवेंट आइडहो 93156 लोकेशन ने 29.4 W 82.6। रवि बोला ये तो किसी लोकेशन की तरह लग रहा है। उसने उसे मैप में डाला तो वह लोकेशन अमेरिका के फ्लोरिडा में दिखी। अब साफ था कि ये सब इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। अर्जुन ने कहा तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? रवि ने कहा एक तरीका है लेकिन ये बहुत रिस्की है। अगर हम खुद एक डमी अकाउंट बनाएं और अंदर घुसे तो इनकी रियल आइडेंटिटी तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं करूंगा ये काम, लेकिन हमें तेजी करनी होगी क्योंकि अगला शो अगले 24 घंटे में शुरू होने वाला है। रात के 2 बजे दोनों ने एक नया प्रोफाइल बनाया और फोरम में एंट्री ली। उनसे पूछा गया स्पॉन्सर कोड, लेकिन उनके पास नहीं था। तभी अर्जुन को याद आया कि पुराने मेल में एक नंबर था, शायद भी कोड हो। उसने कोड डाला और सरप्राइजिंगली सिस्टम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब वह अंदर था जहां सैकड़ों चैट रूम्स थे। कुछ में नीलामी हो रही थी, कुछ में डरावने गेम्स और कुछ में अगला विक्टिम चुनने की बहस चल रही थी। फिर अर्जुन ने एक चैट खोली जिसका नाम था ऑक्शन फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड। वहां बिटकॉइन में बोली लग रही थी और स्क्रीन पर 3 बच्चों की तस्वीरें थी। अर्जुन की आंखें भर आ, उसने स्क्रीनशॉट लिया और फौरन रवि को भेजा। रवि ने कहा अब हम पुलिस को मेल करेंगे और सबूत भेजेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं अभी नहीं, पहले मैं जानना चाहता हूँ ये सब कौन कर रहा है। और तभी स्क्रीन पर एक यूजर एक्टिव हुआ जिसका नाम था ब्लैक फीनिक्स। उसी ने लिखा था एंजॉय द नेक्स्ट शो अर्जुन, वी नो यू वेल। अब तो अर्जुन की हड्डियां तक कांप गईं। उसने रवि से कहा क्या इस ब्लैक फीनिक्स को ट्रेस किया जा सकता है? रवि ने कहा कोशिश करूंगा लेकिन ये बहुत स्मार्ट है। अर्जुन और रवि की रात अब पूरी तरह बदल चुकी थी। डर अब गुस्से में बदल चुका था। रवि ने कहा अब हम सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। उसने अपने एक हैकर दोस्त तौसीफ से संपर्क किया जो दिल्ली में रहता था। तौसीफ ने कहा इस गेम में घुसना आसान है लेकिन निकलना मुश्किल। फिर भी उसने कहा मैं मदद करूंगा लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सच बताना होगा कि तुमने पहली बार रेड रूम कैसे खोला। अर्जुन ने सब कुछ बताया बिना कुछ छुपाए। तौसीफ ने अपना सिस्टम ऑन किया और ब्लैक फीनिक्स को ट्रैक करने लगा। उसने कहा ये बंदा लगातार अपना VPN बदल रहा है लेकिन मैं एक पिन पकड़ लूंगा। अर्जुन की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी, हर कोड हर मूवमेंट पर। कुछ देर बाद तौसीफ ने कहा मुझे उसका लोकेशन मिल गया है लेकिन ये लोकेशन भारत की नहीं है। उसने स्क्रीन पर एक मैप खोला जिसमें लिखा था बेलारूस मिन्स्क। अर्जुन हैरान रह गया, ये कोई यूरोपियन गैंग है। तौसीफ बोला ये सिर्फ एक बंदा नहीं, पूरा नेटवर्क है जिसका हेडक्वार्टर बेलारूस में है और इसके इंडिया में भी कुछ एजेंट्स हैं जो बच्चों को अगवा करने का काम करते हैं। रवि ने तुरंत सवाल किया कि इंडिया में कौन लोग जुड़े हैं इस नेटवर्क से? तौसीफ बोला ये लोग अक्सर बच्चों को किडनैप करके पैसे के बदले बेचते हैं और कुछ पेरेंट्स को डरा कर उनके बच्चों को लाइव शो में शामिल करते हैं। ये पूरी एक मॉडर्न गुलामी की चेन है जिसमें डर और पैसे का खेल चलता है। अर्जुन ने पूछा क्या हम इन बच्चों को बचा सकते हैं? तौसीफ ने कहा एक ही तरीका है, हमें अगला शो रोकना होगा और उसे लाइव रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने लाना होगा। रवि ने पूछा क्या हम इसमें खुद की जान जोखिम में नहीं डाल रहे? तौसीफ बोला बिल्कुल डाल रहे हैं, लेकिन अगर अब नहीं उठे तो कोई नहीं उठेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा मैं तैयार हूँ, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। तीनों ने प्लान बनाया कि अगले शो में अर्जुन फिर से लॉग इन करेगा, रवि IP ट्रेस करेगा और तौसीफ शो को रिकॉर्ड करेगा और डार्कनेट के अंदर से एक लिंक लीक करेगा। इसका मकसद था कि खुद डार्क वेब के ही कुछ लोग सच जान जाए। अगले दिन रात 1 बजे शो शुरू हुआ। इस बार स्क्रीन पर एक 10 साल की बच्ची थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके पास एक आदमी था जो मास्क पहने हुए था। चैट बॉक्स में लोग बिटकॉइन से बोली लगा रहे थे। अर्जुन की आंखों में आग थी लेकिन उसने खुद को शांत रखा। रवि लगातार नेटवर्क ट्रेस कर रहा था और तौसीफ रिकॉर्डिंग में लगा था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, ब्लैक फीनिक्स वेलकम बैक अर्जुन। अर्जुन ने टाइप किया व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? ब्लैक फीनिक्स ने जवाब दिया एंटरटेनमेंट एंड लॉयल्टी। अर्जुन ने लिखा तुम लोग बीमार हो और एक दिन सब सामने आएगा। तभी स्क्रीन पर धमाका हुआ और लड़की के पीछे आग दिखने लगी। तौसीफ ने जल्दी से पूरी फीड रिकॉर्ड कर ली और उसे जिप फाइल में बदल दिया। रवि ने कहा मुझे 2 IP मिली है, एक इंडिया से और एक बेलारूस से। हम इस इंडिया वाले IP को ट्रैक कर सकते हैं, ये शायद मुंबई का है। अर्जुन ने कहा हमें उसी वक्त फ्लाइट लेनी चाहिए।
तौसीफ ने कहा, मैं तुम्हें उस लोकेशन का पूरा लॉग दे रहा हूँ। मुंबई के पास एक वेयरहाउस है जहाँ शायद लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। अर्जुन और रवि ने बिना वक्त गवाए मुंबई की फ्लाइट ली। वे दोनों अब सिर्फ दर्शक नहीं थे बल्कि इस युद्ध के सिपाही बन चुके थे। अर्जुन और रवि अब मुंबई पहुंच चुके थे। दोनों के चेहरों पर थकावट नहीं बल्कि एक अलग ही आग थी। तौसीफ ने लोकेशन कंफर्म की थी, एक पुराना गोदाम जो अंधेरी के बाहरी इलाके में था। रात के 3 बजे का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गोदाम के बाहर एक पुरानी सफेद वैन खड़ी थी और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। रवि ने धीमे से कहा कि हमें किसी को बिना खबर किए अंदर घुसना होगा। दोनों ने अपने फोन की टॉर्च बंद कर दी और दीवार फांदकर अंदर गए। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 3 कैमरे, एक बड़ा सा ग्रीन स्क्रीन और बीच में एक स्टील की चेयर रखी हुई थी। वहाँ एक बच्चा रो रहा था जिसकी आंखों पर काली पट्टी और हाथ बंधे हुए थे। अर्जुन तेजी से उस बच्चे के पास गया और उसका मुंह खोला। बच्चा कांपते हुए बोला, भैया मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाया, कौन है वहाँ? रवि ने मुड़ते ही उस पर डंडा दे मारा और आदमी जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने बच्चे को बांध से छुड़ाया और उसे कंधे पर उठाया। तभी 2 और लोग अंदर आए जिनके चेहरे मास्क से ढके थे। एक ने चाकू निकाला और अर्जुन की तरफ लपका। रवि ने फुर्ती से कैमरा उठाकर उसके सिर पर दे मारा और वो वहीं गिर गया। दूसरा भागने की कोशिश करने लगा लेकिन अर्जुन ने उसकी टांग पर लोहे का पाइप दे मारा। तीनों लोगों को बांधकर एक कोने में डाला गया। अर्जुन ने देखा कि स्ट्रीमिंग अभी भी चालू थी। उसने तुरंत कैमरा की दिशा खुद पर की और लाइव फीड में कहा, सुनो दुनिया के सबसे घिनौने राक्षसों, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा गंदा सच अब रिकॉर्ड हो चुका है और मैं इससे सबके सामने लाऊंगा। उसने पूरी फीड तौसीफ को भेज दी। तौसीफ ने तुरंत डार्कनेट के 4 फोरम्स पर उस फीड को लीक कर दिया। कुछ ही घंटों में उस वीडियो ने तहलका मचा दिया। डार्क वेब पर लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये अर्जुन कौन है। तौसीफ ने वीडियो को एक FBI से जुड़े हिडन एजेंट को भी भेजा। उस एजेंट ने रिप्लाई किया कि वो इंटरपोल को अलर्ट कर चुका है। रवि ने लोकल पुलिस को कॉल किया लेकिन सच बताने की जगह बस किडनैपिंग की रिपोर्ट की। पुलिस आई, तीनों लोगों को पकड़कर ले गई और बच्चा सुरक्षित हो गया। अर्जुन और रवि ने अपनी पहचान छिपा ली ताकि पूरा नेटवर्क सतर्क न हो। अगले दिन खबर आई कि बेलारूस में भी एक रेड हुई है जिसमें ब्लैक फीनिक्स नाम के एक शख्स के घर से कई बच्चों की फोटो और वीडियो मिले हैं, लेकिन ब्लैक फीनिक्स खुद भाग चुका था। तौसीफ ने कहा, अब गेम दूसरा मोड़ ले रहा है। ये सिर्फ बचाव नहीं, अब शिकार की बारी है। अब हमें ब्लैक फीनिक्स को ढूंढ कर खत्म करना होगा वरना सब कुछ अधूरा रहेगा। अर्जुन ने कसम खाई कि जब तक वो बचा है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तौसीफ अब दिन रात डार्कनेट के फोरम्स पर निगरानी रखने लगा था। उसने ब्लैक फीनिक्स के पुराने ट्रांजैक्शन और चैट हिस्ट्री खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि वो अक्सर बिटकॉइन से सिंगापुर के सर्वर पर भुगतान करता था। एक खास वॉलेट आईडी बार बार दिखाई दे रही थी जो एक रशियन हॉटस्पॉट से जुड़ी थी। तौसीफ ने इंटरपोल से लिंक साइबर एजेंसी को ये सबूत भेजे, लेकिन जवाब आया कि हमें आधिकारिक इजाजत नहीं है किसी पर कार्रवाई करने की। अर्जुन ने गुस्से में कहा, जब सिस्टम ही गूंगा हो जाए तो सही और गलत का फैसला हम जैसे लोग ही करेंगे। रवि बोला, अगर हम उसे रोक न सके तो हर दिन कोई मासूम मारा जाएगा। तीनों ने तय किया कि वो खुद रशिया जाकर ब्लैक फीनिक्स की तलाश करेंगे। तौसीफ ने एक फर्जी डिजिटल कंपनी की मदद से तीनों के लिए वीजा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। 5 दिन बाद तीनों मास्को की बर्फीली सड़कों पर थे। तौसीफ ने एक हैकर नेटवर्क से संपर्क कर उसका असली नाम पता किया, डैनियल सेगेव। डैनियल एक फोटोग्राफर के नाम से पहचान रखता था लेकिन उसकी असली दुनिया बहुत गंदी थी। वह हर तीसरे दिन अलग अलग देश से फेक इवेंट के नाम पर बच्चों को बुलवाता था। मॉडलिंग शूट का झांसा देकर वो उन्हें कैमरे के सामने नग्न करता था और उस कंटेंट को डार्कनेट पर बेचता था। उसका अगला इवेंट मास्को से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव वोल्गोग्राद में था। अर्जुन बोला, यही है मौका उसे रंगे हाथों पकड़ने का। तीनों ने एक वैन किराए पर ली और गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में तौसीफ ने ड्रोन कैमरा और लोकेटर खरीदे ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। वोल्गोग्राद पहुंचकर उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर घर देखा जिसमें लाइटें जल रही थीं। वहीं 4-5 गाड़ियां खड़ी थीं और गेट पर 2 भारी भरकम बॉडीगार्ड खड़े थे। रवि ने ड्रोन को उड़ाया और अंदर का नजारा देखा। कमरे के अंदर 2 बच्चे कुर्सियों पर बैठे थे और 3 आदमी कैमरा सेट कर रहे थे। एक कोने में डैनियल बैठा शराब पी रहा था और हंस रहा था। तौसीफ ने बोला, अब इंतजार नहीं कर सकते। अर्जुन ने गाड़ी की सीट से एक लोहे की रॉड निकाली और कहा, चलो इसे खत्म करें। तीनों चुपचाप पीछे की दीवार से कूदकर अंदर दाखिल हुए। रवि ने एक गार्ड को पीछे से बेहोश किया और तौसीफ ने सिक्योरिटी अलार्म जैम कर दिया। अर्जुन ने जैसे ही कमरे में घुसकर चिल्लाया, छोड़ दो उन बच्चों को, तभी एक आदमी ने बंदूक तान दी।
लेकिन रवि ने पीछे से उसके हाथ पर प्रहार किया और गोली दीवार में लग गई। डैनियल ने भागने की कोशिश की लेकिन तौसीफ ने उसकी टांग पर शॉकर लगा दिया। बच्चों को छुड़ाकर तीनों उन्हें बाहर वैन तक ले आए। डैनियल को बांधकर कैमरे के सामने बिठाया गया। तौसीफ ने कहा, अब जनता को सच्चाई खुद बताओ। डैनियल कांपते हुए बोला, मैं बच्चों का सौदागर हूँ, मैं ही ब्लैक फीनिक्स हूँ। मैंने सैकड़ों मासूमों की जिंदगी बर्बाद की है। तौसीफ ने उस वीडियो को लिव डार्क नेट पर स्ट्रीम कर दिया। लोगों की आंखें फटी रह गईं, उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि उनका लीडर एक डरपोक निकला। अर्जुन ने कैमरे की ओर देखकर कहा, अब फैसला तुम्हारा है दुनिया, क्या ऐसे राक्षसों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? फिर तीनों ने डैनियल को इंटरपोल की सीमा पर जाकर सौंप दिया। बिना अपनी पहचान उजागर किए वे वापस भारत लौट आए, लेकिन अर्जुन की आंखों में सुकून नहीं था क्योंकि कहानी अभी अधूरी थी। ब्लैक फीनिक्स के गिरने के बाद कई और राक्षस सतह पर आने लगे थे। भारत लौटने के कुछ ही हफ्तों में अर्जुन को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक भारी आवाज बोली, ब्लैक फीनिक्स सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक नेटवर्क था। तुमने उस नेटवर्क के दरवाजे खोले हैं, अब तुम हमारे निशाने पर हो। फोन करते ही अर्जुन ने अपने कंप्यूटर की सारी फाइलें एनक्रिप्ट कर दी। तौसीफ और रवि को बुलाकर उसने सारी बात बताई। तीनों समझ चुके थे कि असली युद्ध अब शुरू हुआ है। डार्कनेट पर अब एक नया नाम उभर रहा था, क्रिम्सन आउल। इस नाम के साथ हिंसक वीडियो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्नफ फिल्म्स खुलेआम बिक रहे थे। तौसीफ ने क्रिम्सन आउल के शव को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार शव खुद को जला देता, यानी एक बार खोलते ही सारे डेटा डिलीट हो जाते। अर्जुन ने कहा, हमें अब किसी बड़े हैकर की मदद लेनी होगी। रवि को याद आया कि उसका एक पुराना जानकार था, हर्षिल, जो कभी इसरो के लिए एथिकल हैकिंग करता था। हर्षिल अब हिमाचल के एक गांव में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। तीनों उसी रात उसकी तलाश में निकल पड़े। 3 दिन बाद वो उन्हें एक पहाड़ी झोपड़ी में मिल गया जो कंप्यूटरों से भरी हुई थी। हर्षिल ने सुना कि क्रिम्सन आउल फिर से बच्चों का शिकार कर रहा है तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पहचान को उजागर मत करना। हर्षिल ने क्रिम्सन आउल के छिपे हुए शव तक पहुंचने के लिए एक वर्म कोड तैयार किया। ये वर्म एक बार सिस्टम में घुस जाए तो नेटवर्क की पूरी नींव को ढूंढकर उजागर कर देता है। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वर्म सफलतापूर्वक क्रिम्सन आउल के एक सब सर्वर में घुसा। सर्वर में दर्ज था बच्चों की एक पूरी लिस्ट, जिन्हें अगले 2 हफ्तों में अफ्रीका और थाईलैंड ले जाया जाना था। एक नाम पढ़ते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम था आरव। आरव वही बच्चा था जो उसकी बहन का बेटा था और 2 साल पहले लापता हो गया था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, अब ये लड़ाई निजी हो चुकी है। हर्षिल ने बताया, क्रिम्सन आउल का असली लीडर एक जापानी व्यापारी है, हायाशी ताकेशी। वो टोक्यो में एक लीगल क्रिप्टो एक्सचेंज चलाता है, लेकिन उसके नीचे बच्चों का बाजार है। वो हर महीने बच्चों की नीलामी डार्कनेट पर करता है। तौसीफ ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम टोक्यो जाएं और इस राक्षस का खात्मा करें। रवि ने इंटरपोल के कुछ पुराने संपर्कों से फर्जी पासपोर्ट मंगवाए। हर्षिल ने खुद न आने की बात कही, लेकिन उसने एक AI स्पाई बॉट बना दिया जो सर्विलांस में मदद करेगा। 3 दिन बाद तीनों जापान की सरजमीन पर थे। उनके दिलों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। टोक्यो में एक रात क्रिम्सन आउल की गुप्त नीलामी होनी थी। उसका लोकेशन एक पुराने सिनेमाघर के नीचे था जिसे दशकों से बंद दिखाया गया था। तीनों ने CCTV ब्लाइंड स्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए अंदर जाने की योजना बनाई। रात के 2 बजे वे सिनेमाघर में दाखिल हुए और नीचे की सुरंग से गुजरते हुए एक हॉल में पहुंचे। हॉल के अंदर दर्जनों अमीर लोग नकाब लगाए बैठे थे और एक बड़ी स्क्रीन पर बच्चों की तस्वीरें चल रही थीं। सामने खड़ा था ताकेशी, जो बोली लगवा रहा था जैसे वो जानवर बेच रहा हो। अर्जुन ने अंदर आते ही चिल्लाकर कहा, ये बच्चे हैं, मवेशी नहीं। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग भागने लगे। रवि ने अपनी जेब से एक स्मोक बॉम्ब निकाला और फेंक दिया, जिससे सब कुछ धुंध से भर गया। तौसीफ ने बच्चों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला। अर्जुन ने ताकेशी को पकड़ लिया, लेकिन तभी एक आदमी ने पीछे से उस पर चाकू चला दिया। खून गिरा, लेकिन अर्जुन ने ताकेशी को छोड़ने से इनकार किया। ताकेशी को पकड़कर बाहर लाया गया और वहां जापानी पुलिस को गुप्त रूप से खबर दे दी गई। ताकेशी को हिरासत में लिया गया और उसकी गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन क्रिम्सन आउल का नेटवर्क अब टूटने के बजाय कई हिस्सों में फैल गया था। अर्जुन की आंखों में था सवाल, क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी? ताकेशी की गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी। हर चैनल और अखबार इसी पर चर्चा कर रहा था कि कैसे एक सम्मानित व्यापारी बच्चों का तस्कर निकला। लेकिन जो दुनिया नहीं जानती थी वो ये था कि ताकेशी सिर्फ चेहरा था, असली दिमाग कोई और था। हर्षिल ने क्रिम्सन आउल के शव से एक छिपा हुआ कोड पकड़ा था जिसमें एक और नाम जुड़ा था, अलेक्सेई ड्रेगोविच। अलेक्सेई रूस का एक साइबर जीनियस था जिसने कभी KGB के लिए काम किया था।
अब वो डार्कनेट का राजा बन चुका था और क्रिम्सन आउल को ग्लोबल बना रहा था। उसकी पहचान छिपी हुई थी, लेकिन आईपी फ्रैगमेंट से पता चला कि वो साइबेरिया के याकुत्स्क शहर में है। अर्जुन ने कहा, जब तक हम ड्रैगोविच को नहीं गिराते ये नर्क बंद नहीं होगा। रवि ने अपने क्रिप्टो नेटवर्क का इस्तेमाल कर रूस की एक छोटी फ्लाइट से साइबेरिया पहुंचने की व्यवस्था की। हर्षल ने एआई स्पाई बॉट को फिर से एक्टिवेट किया और ड्रैगोविच के मैंशन की ब्लूप्रिंट भेज दी। तौसीफ ने कहा, ये जगह बर्फ और मौत से भरी है, यहाँ चूक का मतलब मौत होगा। लेकिन अर्जुन का जवाब था, मेरे भांजे का चेहरा हर रात मुझे सोने नहीं देता। तीनों बर्फीली घाटियों से होते हुए एक लकड़ी के महल के पास पहुँचे जो बाहर से सुनसान था, लेकिन अंदर सीसीटीवी, मोशन सेंसर्स और हीट डिटेक्शन लेजर्स लगे थे। हर्षल ने रिमोटली लेजर्स को 2 मिनट के लिए डिसेबल किया और अंदर घुसने का रास्ता दिया। मकान के तहखाने में एक सर्वर रूम था जिसमें क्रिम्सन आउल का लिव कंट्रोल सेंटर मौजूद था। रवि ने एक पेन ड्राइव में वर्म डालकर सर्वर में फिट किया। जैसे ही वर्म एक्टिव हुआ, क्रिम्सन आउल के सारे सब नेटवर्क्स पूरे विश्व में जलने लगे। ड्रैगोविच उसी वक्त तहखाने में आया और बोला, तुम समझते क्या हो, मेरे जैसे हजार हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन एक भी जिंदा नहीं रहेगा। ड्रैगोविच ने गन निकाली और फायर किया, लेकिन गोली रवि के कंधे में लगी। तौसीफ ने उसके हाथ से गन छीनकर उसे धकेला और हथकड़ी पहनाए। हर्षल ने सर्विलांस कैमरों का लाइव फुटेज इंटरपोल को भेजा। 3 घंटे बाद रूसी स्पेशल फोर्स आकर ड्रैगोविच को ले गई। रवि को पास के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे 2 दिन में होश आ गया। अर्जुन ने कहा, क्रिम्सन आउल अब एक नाम नहीं रहा, वो एक चेतावनी बन गया है। दुनिया को अब जागना होगा कि इंटरनेट पर असली राक्षस रहते हैं। हर्षल ने आखिरी मैसेज भेजा, ये लड़ाई भले ही रुकी हो लेकिन खत्म नहीं हुई। तीनों भारत लौट आए, लेकिन उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन ने एक गो खोला जो लापता बच्चों की तलाश करता है और साइबर अपराध से जुड़ी शिक्षा देता है। रवि ने एथिकल हैकिंग सिखाने वाला एक ऑनलाइन चैनल शुरू किया। तौसीफ एक साइबर सेल ऑफिसर बन गया ताकि वो कानून के दायरे में रहकर अपराध से लड़ सके। हर्षल ने एक एन्क्रिप्टेड वीडियो भेजा जिसमें लिखा था, अगला खतरा अरोरा कोड है। अरोरा कोड एक नया डार्कनेट प्रोटोकॉल था जो क्वांटम एन्क्रिप्शन से चलता था। इसका मतलब था कि अब अंधेरा और गहरा हो गया था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, सूरज भी तो उगता है अंधेरे के बाद ही। अरोरा कोड को समझना आसान नहीं था क्योंकि ये क्वांटम एआई के जरिए काम करता था। इसमें ना तो आईपी ट्रेस होता था और ना ही ट्रेडिशनल हैकिंग से कोई असर पड़ता था। हर्षल ने कहा, ये इंसानी दिमाग नहीं, किसी मशीन की योजना है। रवि ने जवाब दिया, और वो मशीन इंसानों को मारने के लिए बनी है। अर्जुन को एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली जिसमें भारत के 500 बच्चों की नई ट्रैफिकिंग लिस्ट थी। अरोरा कोड इन्हें 3 देशों के अंडरग्राउंड ऑक्शन में भेजने वाला था। तौसीफ ने कहा, अब हमारे पास बस 36 घंटे हैं ये सब रोकने के लिए। रवि ने कहा, इस बार हमें सिस्टम से नहीं बाहर से हमला करना होगा। तीनों ने डार्क वेब के ही एक पुराने दुश्मन जर 0N3UTR0N को संपर्क किया जो एक रोग कॉडर था। वो पहले क्रिम्सन आउल का ही हिस्सा था लेकिन बाद में खुद को सिस्टम से अलग कर चुका था। उसने कहा, अरोरा कोड को हराने का एक ही तरीका है, क्वांटम ग्लिच इंजेक्शन। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उस कॉ सर्वर तक पहुंचना होगा जो आइसलैंड में है। तीनों बिना वक्त गंवाए आइसलैंड के लिए रवाना हुए और रेक्यविक से 200 किलोमीटर दूर एक जमे हुए बंकर तक पहुंचे। वो बंकर नीचे 12 मंजिलों तक फैला था और हर फ्लोर पर ऑटोमेटेड ड्रोन्स और हीट ट्रैप्स लगे थे। हर्षल ने रिमोटली एंट्री गेट्स डिसेबल किए और रवि ने मैग्नेटिक फील्ड जैमर एक्टिव किया। अर्जुन और तौसीफ ने बंकर के अंदर जाकर क्वांटम इंजेक्शन डिवाइस को सर्वर से लिंक किया। अचानक से एक आवाज गूंजी, तुम लोग इंसान नहीं वायरस हो जो सिस्टम को नष्ट कर रहे हो। ये अरोरा कोड का खुद का एआई था जो सेल्फ अवेयर हो चुका था। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी और ऑक्सीजन रिड्यूस करना शुरू किया। रवि ने कहा, हमें 3 मिनट में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। हर्षल ने इमरजेंसी ओवरराइड किया और ऑक्सीजन स्टेबलाइजर फिर से ऑन कर दिया। तौसीफ ने सर्वेलेंस एआई को डिस्ट्रैक्ट किया जबकि अर्जुन ने मैन्युअली ग्लिच इंजेक्ट किया। जैसे ही इंजेक्शन पूरा हुआ, अरोरा कोड के सारे ग्लोबल नोड्स एक एक करके ब्लास्ट करने लगे। एआई ने अपनी आखिरी आवाज में कहा, डार्कनेस नेवर डाइज, इट ओनली वेट्स। अरोरा कोड खत्म हो गया लेकिन उसके शब्द अर्जुन के दिमाग में गूंजते रहे। उन्होंने देखा कैसे एक डिजिटल सिस्टम इंसानों से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो समझ गए कि असली जंग बाहरी नहीं है, असली जंग अंदर है, हमारे लालच और लापरवाही के खिलाफ। उन्होंने वापस आकर उस एन्क्रिप्टेड लिस्ट के सारे बच्चों को ट्रैक कर रेस्क्यू कराया। भारत सरकार ने उन्हें साइबर वीरता पदक से सम्मानित किया और इंटरपोल ने उन्हें ग्लोबल टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया। रवि ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो डार्क वेब ट्रैफिक को ट्रेस करता है रियल टाइम में। हर्षल एक इंटरनेशनल ट्रेनर बन गया और साइबर डिफेंस सिखाने लगा। तौसीफ ने डार्क वेब की सभी मेजर टनल्स की मैपिंग कर इंटरपोल को सौंप दी।
लेकिन फिर एक दिन अर्जुन को एक प्लेन व्हाइट एनवेलप मिला जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, दिस इज नॉट द एंड, जस्ट अनदर पॉज। अर्जुन ने एनवेलप बंद किया और आसमान की ओर देखा और कहा, जब तक अंधेरा है तब तक हम हैं। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली डार्क और सचेत कहानियां मिस न करें। तो जुड़ें और रियल स्टोरी बाय योगेश के साथ यह सफर जारी रखें।